तुम कौन हो? इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मुझे अंदर आने दो। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम हो कौन? तुम कौन हो? और तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुस आई? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ रह रही है। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं चाचा के साथ बहुत मुश्किल में रहती थी। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे शौहर की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। वो बोले, तुमने हमारे बेटे को खा लिया और अब चाचा भी घर में रहने नहीं देते। धरती नगर के सुनसान जंगल के बीच एक छोटे से घर में बाबा करीम लेटा हुआ था। चारों तरफ जंगल फैली हुई थी, हवा में सुनाटा छाया हुआ था और बाबा करीम बरसों से बिल्कुल अकेला रहता था। लोगों के दरमियान बाबा करीम के बारे में अजीब व गरीब बातें गर्दिश करती रहती थीं। कोई कहता था कि वो बस एक सादा बूढ़ा है जिसे तन्हाई से प्यार है, जबकि कुछ लोग कहते थे कि इस तन्हाई के पीछे जरूर कोई राज छिपा है। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। बाबा करीम चौंक कर उठ बैठा। फिर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। उसने झंझला कर कहा, अरे दरवाजा तोड़ना है क्या? आ रहा हूं। दरवाजा खुलते ही वो थम गया। एक जवान बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बारिश में भीगकर इसके कपड़े जिस्म से चिपक गए थे। आंखों में डर था, चेहरे पर थकावट और होंठ कांप रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो ठिठर कर कांप रही थी। बाबा करीम ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मुझे अंदर आने दो। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम हो कौन? तुम कौन हो? और तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुस आई? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ रह रही है। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं चाचा के साथ बहुत मुश्किल में रहती थी। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे शौहर की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। वो बोले, तुमने हमारे बेटे को खा लिया और अब चाचा भी घर में रहने नहीं देते। बाबा करीम की आंखों में एक नरमी सी आई, मगर उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक भी थी, जिसे सारा ने फौरन महसूस कर लिया। सारा ने धीमी आवाज में कहा, मेरा क्या कसूर है? लेकिन उन्होंने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। बाबा करीम ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है बेटी, तुम यहाँ रह सकती हो जब तक चाहो, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो लोग बातें करेंगे। सारा ने सिर झुका लिया और कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठ गई। बारिश अब थम चुकी थी, मगर उसके कपड़े अभी भी गीले थे। बाबा करीम ने उसे एक चादर दी और कहा, ये लो, ठंड लग जाएगी। सारा ने चादर ली और खामोशी से एक तरफ देखने लगी, जैसे वो बाबा करीम के हर हाव भाव को गौर से देख रही हो। उसकी आंखों में एक होशियारी थी, एक चमक जो बाबा करीम के शकी लहजे और नजरों को भानप रही थी। अब सारा बाबा करीम के साथ रहने लगी। अगले दिन सारा ने बाबा करीम के लिए चाय बनाई। वो धीरे से उसके पास आई और बोली, चाय पी लीजिए। बाबा करीम ने हैरानी से देखा, तुमने बनाई है? सारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। अब वो कभी उसके पैर दबाती, कभी उसका हाथ पकड़कर सहारे से अपने पास बैठा लेती। वो उसके सर की मालिश करती, तिलक लगाती और उसके आसपास इस तरह घूमती जैसे कोई देखभाल करने वाली बेटी हो। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चौकनापन था। बाबा करीम पहले तो झिझकता रहा, मगर धीरे धीरे उसने सारा को बेटी की जगह सिर्फ सारा कहना शुरू कर दिया। अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। उसकी मुस्कुराहट में कोई राज था जो सारा की चौकसी वाली नजरों से बच नहीं सका। एक दिन उसे घर के पछले हिस्से में एक पुराना संदूक मिला, लकड़ी का, धूल से भरा हुआ। इस संदूक के अंदर कुछ पुराने कपड़े, कुछ पीले पड़े खत और कुछ तस्वीरें रखी थीं। तस्वीरों में कई जवान लड़कियों के चेहरे थे, मुस्कुराते हुए,
मगर उनकी आंखों में कुछ धुंधला सा था। हर तस्वीर के पीछे एक नाम और एक तारीख लिखी हुई थी। एक तस्वीर पर लिखा था मेहरीन 14 दिसंबर। सारा का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से सारी तस्वीरें अपने बैग में छुपा लीं। इतने में बाबा करीम वहां आ पहुंचा। उसने सारा को संदूक के पास झोंके देखा तो थोड़ा घबराकर कड़क आवाज में बोला, वहां क्या कर रही हो? सारा ने फौरन बात बदल दी और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस घर की सफाई कर रही थी। बाबा करीम ने उसे एक पल के लिए शक भरी नजर से देखा, फिर जबरदस्ती मुस्कुराया और धीरे धीरे वहां से चला गया। रात को जब बाबा करीम गहरी नींद में सो जाता, सारा उसके कमरे के पास जाकर बैठ जाती। वहां उसके चेहरे की हर हरकत, हर सांस को ध्यान से देखती रहती, जैसे उसके चेहरे की सलूटों के बीच छुपे राज को पढ़ रही हो। एक रात बाबा करीम नींद में कुछ बड़बड़ाने लगा। सारा ने कान लगाकर सुना। उसे लगा कि वो किसी लड़की का नाम ले रहा था। उसने फौरन अपना मोबाइल निकाला और उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। अगले दिन बाबा करीम ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें यहां कैसा लग रहा है? यहाँ सुकून है। तुम्हारे पास आकर लगता है जैसे मैं महफूज हूँ। बाबा करीम ने नजरें झुकाईं, लेकिन उसके होंठों पर जो मुस्कुराहट थी उसमें कुछ अजीब था, कुछ छिपा हुआ। सारा ने वो भी नोट किया। एक दिन सारा ने बाबा करीम का हाथ थामकर धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत अच्छे हो। दुनिया में सबने मुझे ठकरा दिया, लेकिन तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, पनाह दी। बाबा करीम कुछ कहना चाहता था, मगर लफ्ज उसके होंठों तक आकर रख गए। सारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? तुम्हें खाने में क्या पसंद है? बाबा करीम ने मुस्कुराकर कहा, जो तुम बनाओगी वही मुझे पसंद आएगा। सारा ने उस दिन सादा सा खाना बनाया। दोनों साथ बैठे चुपचाप खाना खाते रहे, लेकिन सारा की नजरें लगातार बाबा करीम के हर हाव भाव, हर लफ्ज, हर मुस्कुराहट पर टुकी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि उस खामोश चेहरे के पीछे कुछ छुपा हुआ है, कोई पुराना दर्द या शायद कोई गहरा राज। अब सारा रोज उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती, घर की सफाई करती। वो एक बेटी की तरह उसके साथ रहने लगी, लेकिन अंदर से उसका दिमाग हमेशा चौंकना रहता, क्योंकि उसका असली मकसद था बाबा करीम के इरादों को समझना। बाबा करीम की बेवजह मुस्कुराहट और सारा को पास देखकर उसकी धीमी नजरें सारा के शक को और गहरा कर रही थीं। एक दिन सारा ने नरम लहजे में पूछा, तुम यहां अकेले कैसे रहते हो? क्या कभी तन्हाई नहीं लगती? बाबा करीम हल्का सा हंसा और बोला, तन्हाई मेरी दोस्त है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो इस घर में फिर से रौनक है। सारा ने मुस्कुराकर बात बदल दी, लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान उठ चुका था। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे जंगल के पीछे डूब रहा था, सारा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी कि बाबा करीम पुराने कागजों से एक खत निकालकर जला रहा था। सारा ने चुपके से उसकी तरफ देखा। आग की रोशनी में उसने साफ देखा कि उस खत पर किसी लड़की का नाम लिखा था। उसके दिल में एक अजीब सा डर और शक जागा। रात को जब बाबा करीम गहरी नींद में सो गया, सारा दब्बे पांव उसके कमरे में घुसी। वहां अलमारी टटोलने लगी और वहां मिली एक पुरानी डायरी। इस डायरी में कई लड़कियों के नाम लिखे थे और उनके साथ मुलाकातों की तारीखें और कुछ छोटे छोटे नोट्स भी। सारा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन मोबाइल निकाला, डायरी के सफ़हात की तस्वीरें लें। अब सब कुछ साफ था। बाबा करीम इतना मासूम नहीं था जितना उसका चेहरा दिखाता था। दिन हो या रात, अब सारा ने बाबा करीम के साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। एक दिन सारा ने फैसला किया कि वो बाबा करीम के साथ पास वाले छोटे से बाजार जाएगी। दोनों पैदल ही निकल पड़े। जंगल के रास्ते पर चलते हुए हवा चल रही थी। गांव के बाजार में पहुंचते ही सारा ने देखा कि लोग बाबा करीम को अजीब नजरों से देख रहे हैं। तभी एक बूढ़ी औरत ने सारा को किनारे खींच लिया और धीमी आवाज में बोली, बेटी, इस बूढ़े से जरा संभल कर रहना, उसके बारे में गांव में अच्छी बातें नहीं चल रही। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची आप फिक्र न करें, मैं ठीक हूं। मगर उसकी आंखों में उस पल एक चमक अभरी, जैसे उसे कोई नया सराग मिल गया हो। वापस आते ही सारा ने नरमी से पूछा, गांव वाले तुम्हारे बारे में इतनी अजीब बातें क्यों करते हैं? बाबा करीम ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे
लोग तो बस यूं ही बातें बना लेते हैं। मैं तो एक सादा सा बूढ़ा आदमी हूं। लेकिन उसकी हंसी में एक हल्की घबराहट थी जो सारा की नजरों से छिप न सकी। सारा जानबूझकर ऐसे सवाल कर रही थी जो उसके इरादों के पर्दे खोल सकें। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा करीम, तुम्हारे घर में पहले कभी कोई मेहमान आया है? नहीं नहीं, बस कभी कभार कोई राहगीर आ जाता है। तुम्हारे घर की ये तन्हाई किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। बाबा करीम की मुस्कुराहट में उस वक्त एक अजीब सी बेचैनी थी। थोड़ी देर बाद सारा ने कहा, तुम्हारा घर बहुत सादा है, लेकिन इसमें एक अनोखा सुकून है। ये मेरा घर है सारा, तुम चाहो तो इसे जितना चाहो सजा सकती हो। तो फिर मुझे यहाँ हमेशा रहने दो। बाबा करीम ने सिर हिला दिया। उसकी आंखों में वही पुरानी प्रासरार चमक थी। अब सारा सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी बाबा करीम के साथ वक्त गुजारने लगी थी। एक शाम जब आसमान में चमकते तारे झलमला रहे थे और धरती नगर की रेत ठंडी हवा में सरसराने लगी थी, दोनों घर के बाहर बैठे आसमान को निहार रहे थे। सारा ने नर्म आवाज में पूछा, बाबा करीम, तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या देखा है? क्या कभी कोई खास इंसान मिला? जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया है सारा, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो दिल में दफन हो जाती हैं। शायद कुछ यादें दफन नहीं होती, बस छुप जाती हैं किसी कोने में। बाबा करीम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई पुरानी बात उसके दिल में फिर से जाग उठी हो। अब सारा की जांच अपने आखिरी मरहले पर पहुंच रही थी। वो कई हफ्तों से बाबा करीम के घर में रही थी और अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि बाबा करीम के इरादों में कुछ बहुत काले और अंधेरे राज छिपे हैं। इसकी डायरी, पुरानी तस्वीरें और गांव वालों की शिकायतें, सब कुछ एक ही सम्मत की तरफ इशारा कर रहे थे। बाबा करीम की वही अजीब सी मुस्कुराहट, वो छिपी नजर जो बार बार सारा पर टुक जाती, और उसके चेहरे की घबराहट, जैसे वो डरता हो कि उसका कोई राज अब ज्यादा देर तक नहीं छिपेगा। सारा ने उसकी हर हरकत, हर लफ्ज को ध्यान से देखा और सब कुछ नोट कर लिया। फिर उसने नरमी से पूछा, तो फिर तुम इस वीराने में अकेले क्यों रहते हो? क्या कोई राज है जो तुम छिपा रहे हो? बाबा करीम की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। इसकी आंखों में बेचैनी तिर गई। उसने झंझला कर कहा, तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही हो? सारा ने हल्के सर में मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं ही तुम्हें जानना चाहती हूं। और कैमरा उस पूरे मंजर को खामोशी से रिकॉर्ड करता रहा। सारा कोई सादा लड़की नहीं थी, वो एक पुलिस ऑफिसर थी। इस पूरे मामले की छानबीन का काम सारा को सौंपा गया था। उसने अपनी पहचान छिपाई और एक बेसहारा दिखी लड़की का रूप धारा था ताकि वो बाबा करीम के असली इरादों को समझ सके। सारा ने अपनी चार्ज को मजबूत करने के लिए अपने छोटे से बैग में एक खुफिया कैमरा रखा था ताकि वो हर पल उसकी निगरानी कर सके। थोड़ी देर बाद सारा ने पुलिस का बीज देखा कर अचानक खड़ी हुई और धीमी लेकिन एतमाद भरी आवाज में बोली, बाबा करीम, मैं पुलिस ऑफिसर सारा हूं। पुलिस को शिकायत मिली थी कि तुम अपनी तुनहाई से गलत फायदा उठा रहे हो और लड़कियों के साथ गलत हरकतें करते हो। कुछ गांव वालों ने यहां तक कहा था कि कई लड़कियां बाबा करीम के घर आएं, लेकिन फिर कभी वापस नहीं गईं। इसलिए मैं यहां खुफिया रूप से आई थी तुम्हारे इरादों के सबूत जमा करने। सारा ने फौरन पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ियां डालें और उसे गाड़ी में बैठा लिया, सारा ने पुलिस एहलकारों को बताया कि मैंने बाबा करीम के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे किए गए हैं, जिनमें उसकी डायरी, पुरानी तस्वीरें और कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस शामिल हैं। कुछ हफ्तों बाद अदालत में मुकदमा चला और अपनी रिपोर्ट, डायरी, तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत में पेश की। गांव वालों की गवाहियों ने भी सारा के सबूतों की पश्तपनाही की। अदालत ने सारे शवाहिद को देखकर बाबा करीम को मुजरिम ठहराया और उसे कई साल की सजा सुनाई। वो बाबा करीम जो कभी अपनी तुनहाई में एक अलग दुनिया बसाए बैठा था, अब अपने इरादों के काले राजों की वजह से जेल की सुलाखों के पीछे था। सारा ने अपना फर्ज निभाया और एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता।